बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट एंजाइम इनहिबिशन एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू कैन से कॉन्सेप्ट जो कि आपने अच्छे तरीके से समझना है। इस चैप्टर के अंदर एंजाइम वाले चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th बायोलॉजी न्यू सिलेबस 2025 तो वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, बायोडाइवर्सिटी वाला। ठीक है, तो वो वाला चैप्टर इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे। तो आज एंजाइम इनहिबिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंजाइम इनहिबिशन जो है ना, ये बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है ना, ये बहुत एक आसान टॉपिक है। अगर आपने गौर से समझा हो ना एंजाइम किस तरह काम करता है तो आपके लिए ये टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको पता है कि एक एंजाइम जो होता है, एंजाइम किससे मिलता है? सबस्ट्रेट के साथ। इस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम मिलके तो फिर किस में कन्वर्ट करता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना, तो ये सारे का सारा काम जो है ना वो एंजाइम का होता है। तो आपको ये समझ आ गई है ना कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट से जो है ना वो कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट्स बना देने हैं। अगर एंजाइम ये वाला काम ना कर रहा हो, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट ना कर पा रहा हो, तो उसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। कि एंजाइम का जो काम है वो रुक चुका है, इनहिबिट हो चुका है। उसकी रीज़न क्या है वो भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ख़ास केमिकल और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ये काम करवा रहे होते हैं कि एंजाइम को वो रोक देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। तो एंजाइम्स नॉट एबल टू ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। तो एंजाइम जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा होता तो इसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तो क्या वजह है कि एंजाइम जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहा? तो उसकी वजह है इनहिबिटर्स। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स होते हैं जो कि क्या कर देते हैं? एंजाइम की एक्टिविटी को इंटरफेयर करते हैं उसके अंदर, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसके अंदर इंटरफेयर करना है इन्होंने, या एंजाइम की जो काम है उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ तो इंटरफेयर करेंगे, इसका मतलब ये है कि इंटरफेयर करके फिर वो छोड़ देंगे एंजाइम, फिर काम करना शुरू हो जाएगा। एक बात तो ब्लॉक का मतलब ये है कि एंजाइम के साथ वो मिलते हैं और एंजाइम को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, और अब एंजाइम जो है ना कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी जो है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि इसने ब्लॉक कर दिया है एंजाइम को कम्प्लीटली। ठीक है, और टेम्परेरीली इंटरफेयर भी कर सकता है। तो ये मैंने लिखा भी है कि ये काम टेम्परेरीली भी हो सकता है या परमानेंटली भी हो सकता है। ये नहीं है कि एंजाइम जो है वो इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ मिला है तो उसने अब कम्प्लीटली सारी, मतलब अब थ्रू आउट लाइफ जो है इंसान की या थ्रू आउट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम है वो जो है ना उसको उसके साथ इनहिबिटर रहेगा एंजाइम के साथ, तो उसको ख़त्म कर देगा, एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करके रखेगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा टेम्परेरीली भी उसको जो है ना वो ब्लॉक कर दे उसकी एक्टिविटी को। ठीक है ना, या उसको फिर परमानेंटली भी कर सकता है। उसकी इस लिहाज से जो है ना वो दो टाइप्स बनाई गई हैं। ठीक है ना, वो है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले दो और टाइप्स हैं एंजाइम इनहिबिटर्स की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये बहुत आसान है समझने के लिए। आपने बस गौर करना है चीज़ के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर, और वो है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। आपकी बुक के ऊपर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। अगर मैं आपको कहता हूँ एक एंजाइम है मेरे पास, फ़र्ज़ कर लो ये वाला एंजाइम है। ठीक है, तो ये एंजाइम की जो है ना वो एक्टिव साइट है ये। ठीक है, और इसकी जो सबस्ट्रेट है ना वो इस तरह से है, इसका सबस्ट्रेट, और ये जब सबस्ट्रेट इसके साथ मिलेगा इस एंजाइम के साथ, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के किस में चला जाएगा? प्रोडक्ट्स में चला जाएगा। क्या बना देगा? प्रोडक्ट्स बना देगा। ठीक है, तो अब होगा कुछ यूँ कि अगर जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट, अब मैं कहता हूँ कि सबस्ट्रेट की तरह की एक और चीज़ है, एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। मैं कहता हूँ फ़र्ज़ कर लो वो इस तरह से है। ठीक है ना, वो इस तरह से है। तो ये देखें ना, इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है सबस्ट्रेट के साथ। अब ये सबस्ट्रेट का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसका सेम है, और ये भी तो एंजाइम के साथ जाके फिट हो सकता है ना। तो जब ये एंजाइम के साथ फिट हो जाएगा इसको हम कहेंगे इनहिबिटर। तो ये इनहिबिटर है, ये एंजाइम के साथ जाके फिट हो जाएगा। अब ये जो इनहिबिटर है और ये सबस्ट्रेट है, इन दोनों की क्या है? स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर जुड़ने के लिए
इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होने के लिए, जुड़ने के लिए इस सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा। क्या करेगा? कंपीट करेगा, यानी कि मुकाबला करेगा। इस वजह से इसका नाम क्या रखा हुआ है? कंपीटिटिव इनहिबिटर, यानी कि इसने कंपीट करना है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम कंपीटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो अब जब ये एंजाइम के साथ मिल जाएगा, तो एंजाइम इनहिबिटर के साथ मिल जाएगा, तो फिर एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसका नाम कंपीटिटिव इनहिबिटर रखा गया है। इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई है वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम है। ठीक है ना, ये एंजाइम का नाम है। अब ये एंजाइम जो है ये क्या करता है? ये एक रिएक्शन करवाता है, कैटालाइज। आपको पता है ना एंजाइम का काम क्या है? रिएक्शन को कैटालाइज करवाना, तेज़ करवाना। ये एंजाइम एक रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है। वो कौन सा रिएक्शन है? उसमें ये होता है कि सक्सिनिक एसिड जो है ना वो फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ समझा देता हूँ। ये जो एंजाइम है ना, ये वाला, ये एंजाइम, इसने इस सबस्ट्रेट के साथ मिलना है। ये इस एंजाइम की क्या है? सबस्ट्रेट सक्सिनिक एसिड, और इसके साथ मिलके ये प्रोडक्ट बनाता है, इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड क्या है? प्रोडक्ट एंजाइम जी। तो एक जो है ना वो इनहिबिटर है मेलोनिक एसिड। अब ये वाला जो मेलोनिक एसिड है ये इनहिबिटर के तौर पर काम कर रहा होता है। ये मेलोनिक एसिड इस सुक्सेनिक एसिड के साथ इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, जैसे इसकी इसके साथ थी इनहिबिटर की इसके साथ। तो इस वजह से मेलोनिक एसिड जो है ना वो एंजाइम के साथ आके ना मिल जाता है। तो क्या बन जाता है? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। बनना क्या चाहिए था? बनना तो ये चाहिए था ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्या बन जाता है? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाती है। अब ये कम्प्लीटली ब्लॉक होती है या जो है ना वो टेम्पोरेरीली होती है, ये आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर आता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि कंपीट नहीं कर रहे होते। यानी कि पता क्या बात पता क्या है? इनहिबिटर भी चाहता है मैं एक्टिव साइट के साथ जाके ऊपर अटैच हूँ। सबस्ट्रेट भी की ये भी कोशिश होती है कि उसकी भी यही कोशिश होती है कि वो भी जाके एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो। लेकिन एक और तरह के इनहिबिटर्स भी होते हैं, वो कहते हैं हम जो है ना वो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते ही नहीं है। वो नॉन कम्पिटिटिव होते हैं, वो नहीं कंपीट करते एक्टिव साइट के साथ ही हमने जाके जुड़ना है, बल्कि वो क्या करते हैं? वो एक्टिव साइट के अलावा, मिसाल के तौर पर ये एंजाइम है ना, अगर मैं थोड़ा सा इधर आपको समझाऊँ, ये एंजाइम है। अब ये उसकी एक्टिव साइट हो गई, ये उसकी क्या है? ये एंजाइम की क्या है? ये हो गया एंजाइम की एक्टिव साइट। तो वो जो नॉन कम्पिटिटिव होते हैं ना वो इधर जुड़ते ही नहीं। वो क्या करते हैं? किसी और जगह जाके, मिसाल के तौर पर इधर जगह बनी हुई है ऐसे, तो वो जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा वो इधर जाके ऐसे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो फिर जब इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा इनहिबिटर बेटा, अब सवाल ये पैदा होता है सवाल ये पैदा होता है एंजाइम वैसे का वैसे ही, इनहिबिटर भी इसके साथ जुड़ गया, तो फिर एंजाइम क्यों अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा? तो बेटा उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही एंजाइम इस इनहिबिटर जो कि नॉन कम्पिटिटिव है उसके साथ जुड़ता है ना, तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। मैंने आपको कहा था स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए एंजाइम का, लेकिन जैसे ही इनहिबिटर जुड़ता है तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज होने को हम कहते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंज। क्या कहते हैं? कन्फॉर्मेशनल चेंज। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हो जाता है? कन्फॉर्मेशनल चेंज। ठीक है, ये कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंजाइम का। एंजाइम जो है ना फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जो है ना वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होता। इसकी एग्जांपल है सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज एक एंजाइम है, बल्कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल ये नहीं है बल्कि ये एंजाइम है। इनहिबिटर की एग्जांपल मैं अभी आपको बताती हूँ। जिस तरह कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल जो है इधर मेलोनिक एसिड है, ये तो एंजाइम का मैंने आपको बात समझाने के लिए लिखा हुआ है। इसी तरह नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो एग्जांपल है वो सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज नहीं है, बल्कि एक थोड़ा सा मैं आपको पहले ये बता दूं ये करता क्या है एंजाइम। इसमें क्या करना है? सक्सिनिक एसिड लेना है, सक्सिनिक एसिड, और इसको जो है ना वो कोए के साथ मिलाना है, और मिला के क्या बनाना है? सक्सिनाइल कोए।
तो इसने क्या किया, इसके साथ मिलके को ए ने सक्सिनिक एसिड के साथ मिलना है और क्या बनाया, सक्सिनाइल को ए। ठीक है, तो अब ये सक्सिनाइल को ए क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या है, सबस्ट्रेट्स हैं। इनको किसने कैटालाइज, इस रिएक्शन को किसने कैटालाइज करवाया, वो है एंजाइम ये वाला सक्सिनाइल को सिंथेटेज, ASE आ गया एंड पे, तो इसका मतलब क्या है, एंजाइम है। तो इसने क्या किया, सिंथेसाइज करवाया, सिंथेज है ना, सिंथेसाइज करवाया मतलब तैयारी करवाई किसकी, सक्सिनाइल को ए की तैयारी करवाई। कैसे, सक्सिनिक एसिड को एक साथ मिलाकर। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर यहाँ कहाँ आया। तो बेटा ये जो इसकी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट, ये इसकी प्रोडक्ट ही जो है ना वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बन जाती है। प्रोडक्ट ही क्या करती है, प्रोडक्ट जो है ना वो आके इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, और इसको कहती है भाई अब जो है ना आप क्या करो, सक्सिनाइल को एंजाइम सक्सिनिक एसिड को एक साथ मिलाना बंद कर दो। यानी कि यही प्रोडक्ट ही जो होती है ना वो कहती है कि मेरी तैयारी बंद कर दो। ये प्रोडक्ट ही जाके इस एंजाइम को कहती है कि मेरी तैयारी बंद कर दो। इस वजह से ये इनहिबिटर होती है, इस एंजाइम के ऊपर जाकर अटैच होती है। इस वजह से ये क्या है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ आएगी बात की। ओके, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन आपने पढ़े थे ना। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कहते थे कि अगर हम जो है ना वो क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा प्रोडक्ट्स भी जो है ना वो रिएक्टेंट्स में आ जाएंगे, तो ये रिवर्सिबल हो जाता है। यानी कि रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जो है ना वो उसका उल्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक इनहिबिटर है, वो एंजाइम के साथ जाकर अटैच हो गया। अब वो कहता है मैंने अटैच ही रहना है, मैंने अलहदा नहीं होना एंजाइम से, तो वो होगा इरिवर्सिबल। वो कहता है कि मैं रिवर्स नहीं होऊंगा, मैं मतलब मेरा जो है ना वो अब अलहदा होना मुमकिन नहीं है, उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल। और जो कहता है कि भाई मैं अलहदा हो सकता हूँ, कब, अगर हम क्या करें, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन क्या कर दें, बढ़ा दें। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन हो रहा है, वहाँ इनहिबिटर भी मौजूद है, ठीक है, और सबस्ट्रेट भी मौजूद है। अब सबस्ट्रेट जो है ना अगर हम उसकी कंसनट्रेशन को ना बहुत ज़्यादा कर दें, मतलब ज़्यादा कर दें, तो फिर क्या होगा, वो इनहिबिटर जो है ना वो मजबूरी के तौर पर उतर जाएगा, क्योंकि अब सबस्ट्रेट डोमिनेट कर गया, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो इस वजह से वो जो है ना वो रिवर्सिबल हो गया, यानी कि उसका उल्ट हो गया है। अब वो कहता है कि मैं उतर सकता हूँ, मतलब वो उतर सकता है ना, क्योंकि एक तो कह रहा था कि मैं उतरूँगा ही नहीं, तो वो इरिवर्सिबल है। उसने क्योंकि उसने बना लिए हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, किसके साथ, एंजाइम के साथ। मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए आपको कहता हूँ, ये एंजाइम है, ठीक है, और ये इनहिबिटर है। इनके दरमियान जो है ना वो स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्ड बन जाए, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, तो अब ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड्स बना देते हैं अपने एंजाइम के साथ, कैनॉट बी रिलीज नहीं हो सकते। एग्जाम्पल है पेंसिलिन। तो पेंसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अब इसका एक फ़ायदा है ना, देखिए एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं पेंसिलिन, तो ये पेंसिलिन क्या करते हैं, एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर जो ऐसे एंजाइम होते हैं जो सेल वाल को बना रहे होते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ आपको, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या आपको पता है क्या होती है, सेल वाल होती है। सेल वाल के बगैर बैक्टीरिया ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है कि हम क्या करते हैं, कुछ पेंसिलिन को इनहिबिटर के तौर पे यूज़ करते हैं। पेंसिलिन क्या करती है, पेंसिलिन जाके एंजाइम के ऊपर अमल करती है। किसके ऊपर अमल करती है, एंजाइम के ऊपर। कौन से एंजाइम के ऊपर, वो एंजाइम जो क्या बना रहा है, सेल वाल, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो अगर सेल वाल ही बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम जो है उसने काम करना छोड़ दिया है, किसकी वजह से, पेंसिलिन की वजह से, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेंसिलिन ज़रूरी है। अब ऐसा तो ना हो सकता कि हमने सिर्फ 2 दिन के लिए पेंसिलिन मतलब सेल वाल की तैयारी बंद करवानी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम चाहते हैं परमानेंटली कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए किसकी एक्टिविटी, बैक्टीरिया की। वो कब होगी, जब एंजाइम जो है ना वो कम्प्लीटली जो है ना काम करना छोड़ देगा। तो किसकी वजह से हुआ, पेंसिलिन की वजह से हुआ, जो कि इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल भी मैंने आपको बताया, ये वीक बॉन्ड बनाते हैं और इनका इफेक्ट जो है ना, इनके ये रिलीज़ हो सकते हैं, एंजाइम से अलहदा हो सकते हैं जब हम सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आता है मेलोनेट। मेलोनेट एंजाइम जो है ना वो इनहिबिटर है। अगर ये एंजाइम के साथ जो है ना वो अटैच होता है, तो अब क्या होगा, ये इनहिबिटर है तो इसने एंजाइम के साथ अटैच होना ज़रूरी बात है। अब हम जो इस एंजाइम की सबस्ट्रेट थी ना, उसको अगर हम बढ़ा दें, तो ये इनहिबिटर जो है ना वो
जो है ना वो अलहदा हो जाएगा, ठीक है, ये रिवर्सिबल हो गया। अब हम थोड़ी सी सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं एंजाइम इनहिबिशन की, कि एंजाइम इनहिबिशन हमें कहाँ कहाँ जो है ना वो फ़ायदा देता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन अब पढ़ने लगे हम। तो आपकी बुक के अंदर 5 जो है ना वो इसके जो है ना पॉइंट्स मेन लिखे हुए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अब आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी के अंदर कोई चीज़ तैयार होनी है, कोई चीज़ टूटनी है, तो वो सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो हर रिएक्शन जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसको कोई ना कोई इंजाइम कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब अगर हम उस इंजाइम को खुद कंट्रोल कर लें तो उसका मतलब फिर क्या होगा, वो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होंगे वो भी कंट्रोल में हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ गौर से, तो आपने समझना कि मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन किसने कंट्रोल करने हैं, एंजाइम ने। अगर एंजाइम को हम कंट्रोल कर लें तो हम इसका मतलब हमने मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अब हमारे हाथ में है, तो वो कैसे होगा, एंजाइम कैसे कंट्रोल में आएगा, इनहिबिटर की वजह से। हम कोई इनहिबिटर जो है ना वो डाल सकते हैं, कोई इनहिबिटर रिमूव कर सकते हैं, तो एंजाइम जो है ना अपना काम कर सकता है, और एंजाइम अपना काम नहीं भी कर सकता, वो अब हमारे हाथ में है, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है ड्रग एज इनहिबिटर। तो बहुत सी ड्रग जो अभी हमने डिस्कस भी की थी, पेंसिलिन अभी हमने डिस्कस की थी, ये एंटीबायोटिक होती है। ये क्या करती है, बैक्टीरिया के ऊपर जाके बैक्टीरिया के एंजाइम जो होते हैं उनके साथ जाके अटैच हो जाती है, तो ये इरिवर्सिबल है, मतलब ये एंजाइम से अलग होती नहीं है। तो वो एंजाइम जो होते हैं वो करते क्या हैं, असल में उन्होंने सेल वॉल बनानी होती है बैक्टीरिया के अंदर। तो जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो ये मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ होती है, एंटीबायोटिक के तौर पर। एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ हो मेडिसिन, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। और उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो कैंसर क्यों होता है, कैंसर इस वजह से होता है कि सेल जो है ना वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते जाते हैं, सेल डिवाइड करते जा रहे होते हैं। अब सेल डिवीजन के दौरान भी इंजाइम यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब वो इंजाइम जो सेल डिवीजन करवा रहे हैं, तो उन इंजाइम को अगर हम कंट्रोल कर लें तो वो कैंसर से हम बच सकते हैं। तो इस तरह जो इनहिबिटर हैं वो ड्रग के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, एज एंटी कोएगुलेंट्स। तो कोएगुलेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपकी कोएगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं, क्योंकि लाइट गई हुई है, आपको पसीना मुझे आप देख रहे हैं पसीना कितना आया हुआ है, तो लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तकरीबन 5-5, 6-6 घंटे जो है ना वो लाइट जा रही है इधर हमारे इलाके में। बहरहाल चलें, लेक्चर्स इंशाल्लाह आते रहेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, एंटी कोएगुलेंट्स मैं आपको बता रहा था। कोएगुलेशन, पहले आपको कोएगुलेशन समझ आनी चाहिए, कोएगुलेशन क्या होती है, ठीक है। कोएगुलेशन लफ्ज़ है कोएगुलेशन। इसका क्या मतलब है, कोएगुलेशन का मतलब है खून के क्लॉट्स बनना, खून का जमना, ठीक है। अब खून के जमने के लिए यानी कि कोएगुलेशन के लिए इंजाइम ज़रूरी हैं। इंजाइम होंगे तो खून की कोएगुलेशन होगी, अगर इंजाइम नहीं होंगे तो खून की कोएगुलेशन नहीं होगी। खून जमना जो है ना वो बंद हो। मिसाल के तौर पर किसी को कट लगा है इधर, तो अगर उसका खून जो है ना वो मतलब उसका जमना मतलब खून की कोएगुलेशन ही नहीं हो रही, तो उसका खून तो निकलता जाएगा। कोएगुलेशन इसलिए ज़रूरी है। तो कोएगुलेशन भी कौन करवाता है, इंजाइम करवाते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है, कोएगुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब इंसान के जो अंदर का खून है वो भी जमना शुरू हो गया, उसके क्लॉट्स बनना शुरू हो गए हैं। तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो इंजाइम जिन्होंने क्या करवानी है कोएगुलेशन, ठीक है ना, उनको हम इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, वो हम इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं। वो इनहिबिटर्स वो वाली इंजाइम जिन्होंने कोएगुलेशन करवानी है वो उनके ऊपर जाके अमल करते हैं, तो फिर जो है ना वो कोएगुलेशन जो है ना वो रुक जाती है। तो उसको हम कहते हैं एज एंटी कोएगुलेंट्स। तो इनहिबिटर किसके तौर पर यूज़ हो रहे हैं, एंटी कोएगुलेंट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। इस तरह आपकी बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल और पॉइजन्स वाले केमिकल्स जो होते हैं वो जाके जो है ना इंजाइम के साथ जाके जुड़ जाते हैं, इंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, इंजाइम को जो है ना वो समझ लो कि तंग करते हैं इंजाइम को। अब हमें अगर पता चल जाए कि उस केमिकल ने उस
पॉइजन ने अपना किस तरह जाके वो इस इंजाइम के साथ अटैच हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसने किस तरह किया है, यानी कि वो पॉइजन जो है वो किस तरह जाके अटैच हुआ है उस इंजाइम के ऊपर, मैकेनिज्म हमें पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे जो है ना वो मतलब टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे जो है ना वो पॉइजन जो है ना वो इनहिबिटर जो है, पॉइजन जो है वो इनहिबिटर के तौर पे यूज़ हो रहा है, वो जो है ना वो रिमूव हो जाए उस इंजाइम से। ठीक है, तो ये भी हम हेल्प होती है। ठीक है ना, तो पॉइजनिंग ट्रीटमेंट्स इसे हम कहते हैं। ठीक है, इंजाइम की जो है ना वो एक्टिविटी को दोबारा हम स्टार्ट करवा सकते हैं। फिर इनहिबिटर जो होते हैं ना, ये वैल्यूएबल टूल्स हैं रिसर्च के अंदर, फार्मास्यूटिकल रिसर्च। फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई मेडिसिन हमने तैयार की है, ठीक है ना, वो मेडिसिन इंजाइम के ऊपर किस तरह, देखें ना मेडिसिन जो है ना, ये मेडिसिन अपना काम बॉडी के अंदर कैसे कर रही होती है। ठीक है, मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर जब जाती है ना, ठीक है ना, आप कोई टैबलेट लेते हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह, तो वो मेडिसिन ने जो है वो बॉडी के अंदर जाके किसी इंजाइम के एक्शन को रोकना है और किसी इंजाइम के एक्शन को तेज़ करना है। असल में सारे के सारे जो आपकी बॉडी के अंदर काम हो रहा है तो वो तो इंजाइम करवा रहे हैं ना, तो असल में अगर हम इंजाइम को कंट्रोल कर लें तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत से हम जो है ना वो काम करवा सकते हैं इंजाइम से। ठीक है, तो इस तरह फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर इंजाइम की एक्टिविटी को जो है ना वो देखने के लिए हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं। वो प्रोडक्ट जो है ना वो इनहिबिटर भी हो सकता है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, फिर हम देखते हैं कि उसका वो एंजाइम के ऊपर कैसे अमल कर रहा है, एंजाइम उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, तो वो सारे का सारा रिसर्च के अंदर आता है, तो उसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च। तो इनहिबिटर जो होते हैं इस रिसर्च के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंजाइम इनहिबिशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो वो समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।